गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं उमेश चंद स्वागत करता हूं अपनी केमिस्ट्री पाठशाला में। प्यारे बच्चों, आज हम पहले चैप्टर का चौथा लेक्चर लेके आए हैं, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे रासायनिक संयोग के नियमों को। प्यारे बच्चों, रासायनिक संयोग के बेसिकली जितने भी नियम हैं उनमें सबसे पहले जो हम इस लेक्चर के अंदर कंसीडर करने वाले हैं उसको देखेंगे। उसका नाम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। फिर देखेंगे आप लोग स्थिर अनुपात का नियम, फिर हम लोग देखेंगे गुणित अनुपात का नियम, फिर अपन लोग पढ़ेंगे किसको, फिर पढ़ेंगे अपन लोग व्युत्क्रम अनुपात के नियम को, फिर पढ़ेंगे गैसीय गैलोसाक के गैसीय आयतन के नियम को, फिर एवोगाद्रो और फिर डाल्टन्स लॉ को पढ़ के लेक्चर का अंत करेंगे। तो प्यारे साथियों, बिना टाइम वेस्ट किए लेक्चर की स्टार्टिंग करते हैं। प्यारे बच्चों, जो रासायनिक संयोग का पहला नियम है उस नियम का नाम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम अथवा द्रव्य की अविनाशिता का नियम। ये नियम जो था वो एक लेवोसियर यानी कि एंटोनी लेवोसियर नाम के एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने दिया था। किस ईयर में दिया था? 1789 ईस्वी में दिया था। किस ईयर में दिया था बेटा? 1789 ईस्वी में दिया था। अब ये नियम कहता क्या है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम बेटा कहता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान, किसका द्रव्यमान? अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। अर्थात किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। क्या किया जाता है? नष्ट किया जा सकता है। तो इससे ये बात क्लियर होती है कि हम कोई भी रासायनिक अभिक्रिया करा रहे हैं और उस अभिक्रिया में एक अभिकारक होता है जो अभिक्रिया के इनिशियली कंपाउंड जो होता है अभिक्रिया को प्रारंभ करने के लिए जाता है। दूसरा होता है जो उस अभिक्रिया में बनने वाले जो प्रोडक्ट का निर्धारण करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जो बनता है उस अभिक्रिया के अंदर, जिसे हम क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं। तो जो हमारा अभिकारक है और उत्पाद है, तो इस किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जितना अभिकारक का द्रव्यमान होगा उतना ही उत्पाद का द्रव्यमान होगा। और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान नष्ट किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। ये है मोटा मोटा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब हम क्या करते हैं, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को बेटा क्या करते हैं, एग्जाम्पल्स की सहायता से, थ्योरेटिकल एग्जाम्पल की सहायता से समझेंगे, जिससे आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो चलते हैं। प्यारे बच्चों, हमारी कार्बन की बर्निंग वाली रिएक्शन को देख लेते हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा। हमारा क्या है, कार्बन है जो जलाया जा रहा है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो हमारा क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। ये हमारा अभिकारक है, अभिकारक है, और ये वाला भाग है वो हमारा क्या है? उत्पाद है। क्या है बेटा? उत्पाद है। अगर अभिकारक का द्रव्यमान उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर है तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि हो रही है, और नहीं है तो नहीं हो रही है। तो रिएक्शंस में हम क्या करते हैं? संशोधन करते हैं, किसके द्वारा? उस अभिक्रिया को संतुलित करके। ठीक है, तो चलो चलते हैं, देखते हैं कि दोनों के द्रव्यमान बराबर हैं या नहीं है। तो सबसे इधर कौन है? कार्बन है, और कौन है? ऑक्सीजन है। इधर कौन है? CO2 है। रखिए, कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है बेटा? कार्बन का द्रव्यमान होता है 12 परमाणु द्रव्यमान, और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 2 है। एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है। 2 ऑक्सीजन है तो 2 गुणा 16 हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर कार्बन का 12 हो गया, और फिर ऑक्सीजन है तो 2 गुणा 16 हो गया। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 दूनी 32, 32 और 12 44 हो गया। यहाँ पर आप बेटा देखेंगे तो यहाँ पर 16 दूनी 32, 32 और 12 44 हो गया। आप देख रहे होंगे दोनों तरफ क्या है? दोनों तरफ क्या है? जो आणविक द्रव्यमान है, अणुभार है, वो क्या, उसकी वैल्यू कैसी है? दोनों की बराबर है। यानी कि जो मॉलिक्यूलर मास है वो कैसा है? दोनों का दोनों तरफ बेटा कैसा है? बराबर है। इस बात से इस बात की पुष्टि होती है क्या, कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम में अभिकारक का द्रव्यमान हमेशा उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होता है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। बेटा, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को हम क्या करते हैं? एक न्यूमेरिकल वैल्यू की, इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन की सहायता से क्या करते हैं? समझने का प्रयास करते हैं। चलो, और बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा बेटा। ध्यान में रखना, बेसिकली इससे जो बनने वाले क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इजी होते हैं, लेकिन फिर भी जितने भी संभावित क्वेश्चन बन सकते हैं मैं उन सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूँगा आपके सामने। जैसे कि मैंने एक आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके बताया, उसके बाद न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं इससे, तो उनको वैसे क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एग्जामिनर बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है क्या 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कितना है कैल्शियम कार्बोनेट? 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ मात्रा में कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। अभिक्रिया पूर्ण है या नहीं यह जांच कीजिए, और उत्पादित कैल्शियम ऑक्साइड का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो बेटा बेसिकली ये अभिक्रिया 100% पूर्ण होगी, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड है वो क्या करता है? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। जो
बेसिकली क्या होता है, अगर अगर हम क्या करते हैं, इसको एनर्जी प्रोवाइड नहीं कराएंगे, मतलब एनर्जी नहीं देनी है, तो ये अभिक्रिया कैसी हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी। तो ऑप्शन जो रहेगा हमारा पूर्ण वाला रहेगा। अपूर्ण वाले ऑप्शन कैसे हो जाएंगे, कट जाएंगे। अब कौन सा है हमारा, सी ऑप्शन है या ए, उसको हम देख लेते हैं फाइंड आउट करके। चलो देखते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हीट किया जा रहा है, तो हमारा क्या बन रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस CO2। आप अगर देखें, मैं बिल्कुल सिंपल तरीका बता रहा हूँ, बिल्कुल सामने से करके। ये कैल्शियम आप देखेंगे, अभिकारक की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, उत्पाद की। तो यानी कि अभिकारक का मान, अभिकारक किसके बराबर होगा, उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होगा। तो अभिकारक का द्रव्यमान क्या है हमारा बेटा, अभिकारक कैल्शियम कार्बोनेट का द्रव्यमान कितना है, 10 ग्राम। इधर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का, कैल्शियम ऑक्साइड का द्रव्यमान जो है वो कितना है, उसे x मान लीजिए। और हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान कितना है बेटा, 4.4 है। अब हमें x निकालना है, तो इधर x बराबर जो होगा वो कितना हो जाएगा, 10 माइनस कितना हो जाएगा, 4.4। तो ये आ गया आपका 5.6 ग्राम। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमारा क्या है, इसमें जो वैल्यू निकाली गई है कैल्शियम ऑक्साइड की, वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के आधार पर ही निकाली गई, यानी कि अभिकारक की वैल्यू उत्पाद के बराबर करके निकाली गई है। इसका कंक्लूजन ये है कि अभिकारक का द्रव्यमान जो होगा वो उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होगा, या उत्पाद का द्रव्यमान जो होगा वो अभिकारक के द्रव्यमान के कैसा होगा बेटा, बराबर होगा। आप ऐड करके भी देख सकते हैं। तो आप देखेंगे तो 4.4, यानी कि इसको ऐड करेंगे और इसको ऐड करेंगे, तो आपकी जो वैल्यू है वो कितनी होगी बेटा, कितनी होगी, वो 10 हो जाएगी, जो अभिकारक की वैल्यू के बराबर है। तो आई होप इन दो क्वेश्चंस की सहायता से आपको समझ में आया होगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम बहुत अच्छे से। बेटा यहाँ पर मैं जो थ्योरेटिकल क्लास है, इस क्लास के अंदर मैं आपको दो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, यानी कि एक आपका समझाने वाला एग्जाम्पल और दूसरी तरफ एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को लेकर आपको समझाऊंगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम एक MCQ क्लास लेके आएंगे, जो विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन को, जिसके अंतर्गत हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, जैसे कि हमारी 3rd क्लास आई थी उसी तरीके से। प्यारे बच्चों, रासायनिक संयोग का जो दूसरा नियम है उसका नाम है स्थिर अनुपात का नियम। यह नियम जो था वो जोसेफ प्राउस्ट नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने दिया था। बेटा स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार जो परिभाषा है आप नोट करेंगे, प्रत्येक रासायनिक यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव स्थिर रहता है, चाहे वह किसी भी विधि से बनाए गए हों या प्राप्त किए गए हों। यानी कि कहने का मतलब है, हम एग्जाम्पल की सहायता से समझेंगे। बेटा एक ऐसा ही एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो हमारा क्या है, ए है और बी। ए भी एक यौगिक है जो कई तरीकों से मिलकर बना है, 5-6 तरीकों से बनाया गया है, ठीक है। अब इस नियम के अनुसार क्या, ये नियम कहता क्या है कि जो हमारा ए है इसका द्रव्यमान का अनुपात और बी है इसके द्रव्यमान का अनुपात सदैव स्थिर रहेगा, चाहे हम ए बी को एक विधि से बनाएं, 2 से बनाएं, 10 से बनाएं, 50 से बनाएं, या कितनी भी विधियों से क्यों ना बनाएं। लेकिन जिन तत्वों से ये ए बी यौगिक जो बना हुआ है, उनके तत्वों का द्रव्यमान जो है का जो अनुपात है वो क्या रहता है, सदैव कैसा रहता है बेटा, स्थिर रहता है। तो आई होप आपको स्थिर अनुपात का नियम समझ में आया होगा। जैसे कि हम कार्बन को जलाते हैं, क्या करते हैं, कार्बन को बेटा क्या करते हैं, कार्बन का दहन करते हैं, तो हमारा बनता है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरी तरफ हम क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को क्या कर रहे हैं बेटा, गर्म कर रहे हैं, जिससे हमारा क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। आप अगर यहाँ पर देखेंगे दोनों में क्या दिखाई दे रहा है आपको, दोनों रिएक्शंस में कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। अब देखते हैं कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड का ऊपर वाले के कार्बन डाइऑक्साइड के तत्वों का द्रव्यमानिक अनुपात नीचे वाले के समान है, तो एवरी रिएक्शंस में क्या है, स्थिर अनुपात का नियम का पालन होता है, चाहे हम कब होता है, जब उस रिएक्शंस में बनने वाले यौगिक कैसे हों बेटा, एक जैसे हों। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही कि नहीं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी भी एक यौगिक को, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक विधि से बनाएं, 2 से बनाएं, 10 से बनाएं, 50 से बनाएं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के तत्वों का द्रव्यमानिक अनुपात कैसा रहेगा, सदैव स्थिर रहेगा। ये बात हम इन 2 एग्जाम्पल की सहायता से पुष्टि करेंगे। प्यारे बच्चों, यहाँ पर कौन कौन है एलिमेंट, कार्बन है,
अनुपात 2 एलिमेंट कितने हैं ऑक्सीजन के। तो आप देखें कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 होता है, 2 गुणा ऑक्सीजन का परमाणु 12 अनुपात कितना होगा 2 और 2 गुणा 16 हो गया। अगर इसको देखेंगे 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 6 और 2 से काटेंगे तो ये 3 अनुपात और ये इसे आप क्या करेंगे 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो ये कितना आया 3 अनुपात 8 आ गया। इसी तरीके से बेटा नीचे वाले को देखते हैं। तो कार्बन है, 2 परमाणु है वो ऑक्सीजन के। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 12 होता है, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है। इसको इस 2 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा 6 आ जाएगा। अब जो 6 है इसको काटिए 2 से तो कितना आएगा बेटा 3 आएगा, 2 3 6 और इसको काटिए 2 से कितना आ गया 8 आ गया। तो आप देखेंगे पहली वाली रिएक्शन में जो कार्बन डाइऑक्साइड आया उसका भी अनुपात 3 अनुपात 8 है, दूसरी वाली रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड आया उसका भी द्रव्यमान का अनुपात कैसा है 3 अनुपात 8 है। तो इस बात से ये पुष्टि होती है कि अगर हम किसी भी यौगिक को एक से अधिक विधियों से अगर बनाते हैं तो उनके तत्वों से यानी कि जिन तत्वों से मिलकर वो यौगिक बना हुआ है उनके द्रव्यमानों का जो अनुपात होता है बेटा वो कैसा रहता है सदैव स्थिर रहता है, उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बेटा रासायनिक संयोग का तीसरा नियम है जिसे हम बोलते हैं गुणित अनुपात का नियम। क्या बोलते हैं गुणित अनुपात का नियम। यह जो नियम है वो जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। कब दिया था 1803 में दिया था। किस ईस्वी में दिया था 1803 ईस्वी में दिया था। ये सिद्धांत कहता क्या है, ये जो नियम है वो कहता बेटा गुणित अनुपात का नियम कहता है कि जब 2 तत्व परस्पर रासायनिक संयोग करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान जो दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं सदैव एक सरल गुणित अनुपात में होते हैं। तो ये कहता है थ्योरेटिकल पार्ट इसका। अब इसको समझने का प्रयास करते हैं। वो कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो हमारा कोई ए है वो बी के साथ में रिएक्शन कर रहा है। किसके साथ में बी के साथ में रिएक्शन कर रहा है और 2 कोई कंपाउंड बना रहा है। जैसे कि एक कंपाउंड बनाया ए बी उसने और एक बनाया हमारा AB2 बनाया। तो इसमें एक जो है हमारा ए है वो स्थिर है और बी है हमारा कैसा है चेंज हो रहा है। यहाँ पर बी देखो एक है और बी और हमारा यहाँ पर B2 है। तो इसके एक तो हमारा स्थिर है और एक हमारा क्या है ये। तो जो बी चेंज हो रहा है इसके बीच में कैसा होगा एक गुणित अनुपात होगा इस बी का इस बी के साथ में। तो अब हम क्या बेटा अब क्या करते हैं गुणित अनुपात के नियम की एक एग्जाम्पल की सहायता से हम क्या करते हैं पुष्टि करते हैं कि कैसे हमारा गुणित अनुपात का नियम है वो किस तरीके से हम चेक करते हैं कि किन्हीं 2 यौगिकों में गुणित अनुपात या 3 यौगिकों में 4 यौगिकों में गुणित अनुपात का नियम लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो चलो चलते हैं। जैसे हम क्या करते हैं कार्बन को जलाते हैं। एक तो हम कार्बन को जलाते हैं आंशिक रूप से जलाते हैं बेटा। कैसे आंशिक रूप से। दूसरी तरफ हम कार्बन को जलाते हैं पूर्ण रूप से। कैसे जलाते हैं पूर्ण दहन करते हैं। जब हम कार्बन को आंशिक रूप से जलाते हैं तब बेटा बनता है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। दूसरी तरफ जब हम पूर्ण दहन करते हैं तब हमारा बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक ही तत्व के 2 यौगिक हैं। तो अब हम देखते हैं जिसमें देखो अब ये 2 यौगिक बने हुए हैं 2 तत्व इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जिसमें कंडीशंस क्या है बेटा इसमें एक तत्व की वैल्यू तो स्थिर होगी लेकिन दूसरे तत्व की जो वैल्यू होगी वो डिफरेंट होगी और उनके बीच में सरल गुणित अनुपात होना चाहिए। अगर सरल गुणित अनुपात है तो गुणित अनुपात के नियम की पुष्टि हो रही है, नहीं है तो नहीं हो रही है। तो चलो चलते हैं। तो हमारा इसमें क्या है कार्बन है और हमारा क्या है ऑक्सीजन है। इधर क्या है कार्बन अनुपात 2 गुणा ऑक्सीजन है। ठीक है। अब कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 12 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है। यहाँ पर 12 और ऑक्सीजन का 2 गुणा 16 हो गया। ठीक है। कंडीशन क्या हो जाएगी कंडीशन हो जाएगी बेटा क्या 4 तिया 12 और 4 चक 16 यानी कि इसका अनुपात कितना है 3 अनुपात 4 आया। दूसरी तरफ 4 तिया 12 और 4 चक 16 और 4 का गुणा इधर कर देंगे तो कितना हो जाएगा हाँ 4 दूनी 8। तो ये क्या कंडीशन आया 3 अनुपात 8 आ गया। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर बेटा यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप लोग क्या जो हमारा ये जो है कार्बन की जो वैल्यू है दोनों तरफ कैसी है 3 है। यानी कि कार्बन का जो रेशियो है वो दोनों तरफ कैसा है यहाँ कैसा है कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड
इन दोनों में क्या है, कार्बन का जो अनुपात है वो कैसा है, 1:1 है। तो मतलब ये वैल्यू स्थिर है, एक वैल्यू स्थिर है। तो भाई बोला है एक तत्व के स्थिर द्रव्यमान दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमानों के साथ रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो उनके बीच में क्या होता है, सरल गुणित अनुपात होता है। तो इसकी वैल्यू तो स्थिर हो गई। अब देखते हैं इनके बीच में क्या है। तो देखेंगे हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड का, यहाँ का ऑक्सीजन और यहाँ का ऑक्सीजन। तो यहाँ पर देखेंगे इसका अनुपात कितना है, ये इसमें कितना आया है 4 और इसमें कितना आया है बेटा 8। अगर इनके बीच में देखते हैं तो क्या है, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। तो इससे बात क्लियर हो रही है कि इनके बीच में एक सरल गुणित अनुपात है। तो इस एग्जाम्पल की सहायता से गुणित अनुपात के नियम की पुष्टि हो रही है कि इनके बीच में यानी कि एक तत्व की मात्रा स्थिर है और दूसरे तत्व की जो तत्व है वो एक सरल गुणित अनुपात में जुड़ रहा है। और जो आप गुणित अनुपात का नियम भी यही कहता है। तो आई होप आप लोगों को गुणित अनुपात का नियम समझ में आया होगा। व्युत्क्रम अनुपात का नियम अथवा तुल्य अनुपात का नियम बोलते हैं। इस नियम का जो प्रतिपादन था वो 1792 ईस्वी में वैज्ञानिक रिक्टर ने किया था। ये नियम कहता है जब दो तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं तो उनके द्रव्यमानों में वही अनुपात अथवा उसका एक पूर्णांक गुणक अनुपात होता है जिसमें वे स्वयं एक दूसरे से संयुक्त होते हैं। यानी कि कहने का मतलब है, अब यहाँ पर क्या है, कोई दो तत्व हैं, जैसे कि मान लो ये है, जैसे मान लो हमारा कोई एक है और इसके साथ में कोई बी और सी, ये दो अलग अलग तत्व हैं जो ए के साथ में रासायनिक अभिक्रिया कर रहे हैं। तो जिस अनुपात में ये बी है इसके साथ में रिएक्शन करेगा और सी है वो ए के साथ में रिएक्शन करेगा, उसी अनुपात में ये आपस में भी क्या करेंगे, जुड़े हुए होंगे। तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। अब हम इसको समझते हैं एक न्यूमेरिकल की सहायता से। बेटा हम देखते हैं कि हमारा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ में सल्फर और ऑक्सीजन दो एलिमेंट क्या कर रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया कर। तो बेटा ये क्या बनाते हैं, सल्फर हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करके बनाता है H2S, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करके बनाता है H2O, और ये आपस में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं SO2। ठीक है ना। अब इनको देखते हैं क्या इनमें व्युत्क्रम अनुपात का नियम लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, व्युत्क्रम अनुपात का नियम कहता है कि जब दो तत्व आपस में, मतलब जब दो तत्व किसी तीसरे तत्व के साथ रासायनिक अभिक्रिया करते हैं लेकिन उन दो तत्वों का द्रव्यमान कैसा है, भिन्न भिन्न है, तो जिस अनुपात में वो उस तीसरे तत्व के साथ में रासायनिक अभिक्रिया करते हैं उसी द्रव्यमानिक अनुपात में वो स्वयं भी जुड़ते हैं। तो चलो चलते हैं अपन लोग, फोकस करते हैं। या तो उनका उसी अनुपात में जुड़े हुए होते हैं या फिर उनका एक पूर्ण गुणक का अनुपात होता है। ठीक है, चलो देखते हैं अपन। तो हाइड्रोजन है बेटा, हाइड्रोजन अनुपात, हाइड्रोजन के कितने, 2, तो 2 गुणा हाइड्रोजन और सल्फर का 1। तो हमारी कंडीशन हो जाएगी कितना, सल्फर का परमाणु द्रव्यमान 32। 2 को देखेंगे तो ये कितना होगा, 2:32 हो गया। इधर देखिए हाइड्रोजन है अनुपात ऑक्सीजन 2 गुणा 1, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, ये कितना है 16, यानी कि 2:16 आ गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा क्या है, सल्फर है और 2 गुणा हमारा क्या है, ऑक्सीजन है। तो सल्फर का 32 और यहाँ पर क्या है हमारा 2 गुणा कितना हो गया हमारा 16, तो 16 दूनी 32 हो गया, यानी कि निकल के आया है इसका 32:32। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर देखो यहाँ पर जो सल्फर है वो 32 में है, तो या तो उसी अनुपात में हो तो सल्फर, यानी कि अगर हम देखते हैं H2S और SO2 में सल्फर का अनुपात, हाइड्रोजन का अनुपात अगर देखेंगे तो इसके और इसके बीच में देखेंगे तो सेम है, इधर भी 2 है और इधर भी 2 है। यहाँ पर देखेंगे इस वाले में, इस वाले में देखेंगे तो 32 अनुपात कितना है, 32 ही है, 32 अनुपात कितना है, 32 है। इधर देखेंगे तो ऑक्सीजन का अगर देखते हैं तो ऑक्सीजन का यानी कि H2O और उसके अंदर है, यानी कि H2O और बेटा किसके अंदर देखेंगे, SO2 के अंदर अगर ऑक्सीजन का अनुपात देखेंगे, किसका, ऑक्सीजन का अनुपात देखेंगे तो यहाँ पर 16 है और यहाँ पर कितना है बेटा, यहाँ पर कितना है 32 है सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर। तो ये कितना है 16 एकम 16 और 16 दूनी 32, तो एक सरल गुणित अनुपात है। तो यही बोलता है प्यारे बच्चों, रासायनिक संयोग का अगला नियम है, यानी कि 5वां नियम है गैलोसैक का गैसीय आयतन का नियम। ये जो नियम था वो गैलोसैक सर ने दिया था, किस ईयर में दिया था,
जो तस्वीर आपके सामने रखी हुई है कि सन में दिया था 1808 ईस्वी में दिया था। ये सिद्धांत बेटा ये जो नियम है, ये नियम क्या, प्यारे बच्चों, ये नियम कहता है कि समान ताप और दाब पर जब दो या दो से अधिक गैस, क्या बेटा, गैस परस्पर संयोग होगा, सहयोग नहीं होगा, संयोग करती हैं तो उनके परस्पर आयतन में, और यदि अभिक्रिया के फलस्वरूप बना हुआ पदार्थ भी गैस अवस्था में हो तो उनके आयतन में सरल अनुपात होता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि मान लो ए और बी दो गैसें हैं, ये क्या है, ये गैस है और ये भी हमारी क्या है, गैस है। ये दो गैसें हैं, ये मिलके क्या बना रही हैं, कोई ए बी बना रही हैं, ए बी, और ये भी हमारी गैस है। तो ये कहता है कि इसका आयतन अनुपात में और इसका आयतन और इसके आयतन का जो अनुपात है, यानी कि इन तीनों गैसों के आयतन का जो अनुपात होगा वो कैसा होगा बेटा, एक सरल अनुपात होगा। कैसा होगा, एक सरल अनुपात। कैसा होगा, एक सरल अनुपात होगा। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब हम क्या करते हैं कि एग्जाम्पल की सहायता से इसको समझते हैं। बेटा एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। एग्जाम्पल क्या लेते हैं, बहुत ही ईजी वाला। देखो बेटा, ये हमारा H2 है ना, यानी कि Cl2, यानी कि हाइड्रोजन गैस क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करके क्या बनाती है, HCl बनाती है। क्या बनाती है, HCl, 2 मोल ऑफ HCl बना रही है, यानी कि 2 अणु HCl के बना रही है। अब ये क्या है, ये भी हमारी गैस है और ये भी हमारी क्या है बेटा, गैस है, और ये भी हमारी क्या है, गैस है। ये तीनों चीज़ें क्या है, हमारी गैस अवस्था में है। तो आप क्या देखेंगे, ये देखेंगे अगर हम इसको, ये जो हमारा हाइड्रोजन है इसको हम एक आयतन मान लें, इसको भी हम एक आयतन मान लें, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 का गुणा, तो ये कितना हो जाएगा, 2 आयतन हो जाएगा। यानी कि ये हमारा एक आयतन है, ये भी हमारा क्या है, एक आयतन है, और ये हमारा क्या है, तो कितना हो जाएगा, 2 आयतन हो जाएगा। इससे कंक्लूजन निकलता है कि इनके बीच का जो अनुपात है वो 1:1:2 है, जो कि एक सरल अनुपात है। कैसा अनुपात है, एक सरल अनुपात है। अब हम और अच्छे से समझने के, यानी कि हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस और हमारी HCl गैस के बीच का जो अनुपात है वो कितना है, 1:1:2 है, जो कि एक कैसा है, सरल अनुपात है। उसके बाद हम एक अन्य एग्जाम्पल की सहायता से समझेंगे। तो वो कहता है हमारा N2 + 3H2 और 2NH3। क्या है हमारा, 2NH3। तो इसको अगर हम देखेंगे तो ये कंडीशंस क्या है, हमारा ये एक आयतन हो गया, ठीक है, ये हमारे 3 आयतन के बराबर है, ये हमारे कितना है, 2 आयतन के बराबर है, ठीक है। तो हम इसको देखेंगे तो 1:3:2 है। तो 1:3:2 क्या है, एक सरल अनुपात है। कैसा है, एक सरल आयतनिक अनुपात है। तो इन दोनों एग्जाम्पल से इस बात की पुष्टि होती है, गैलो-सैक के नियम की पुष्टि होती है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा रासायनिक संयोग के 5 नियम। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो रही है, इस वजह से एवोगाद्रो लॉ और डाल्टन्स जो सिद्धांत है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है, उसको मैं क्या करूँगा, एक अन्य वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। प्यारे बच्चों, आज की अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको एक पॉजिटिव और ऑथेंटिक नॉलेज है वो आपके पास तक पहुँच सके। तो मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।